तो किसी मित्र ने पूछा है कि आपने ये टीचिंग प्रोफ़ेशन क्यों चुना और आप प्रोफ़ेसर कैसे बने थे? तो ये तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं यही काम करूँगा, लेकिन जब मैं एमए कर रहा था, एमए इंग्लिश, तो मेरे साथी लोग बोलते थे कि आपको टीचर बनना चाहिए। तो शायद कोई चीज़ किसी को मैं समझाता था तो उससे उनको लगा होगा कि आप अच्छा समझा सकते हो, पर मैंने सीरियसली नहीं लिया। और लेकिन मेरे दिमाग में और कुछ था भी नहीं। ये भी नहीं था, टीचिंग भी नहीं था, मुझे नहीं पता था। और मैं एमए इंग्लिश इसलिए कर रहा था कि अंग्रेजी सीखने का शौक था, इसलिए नहीं कि परीक्षा पास करनी है। मैंने एक वीडियो में बताया कि मैं 18 महीने बहुत ज़्यादा बीमार रहा, 18 महीने इलाज चला और टाँगें बेकार हो गई थी। फिर डॉक्टर्स ने बोला ये 3 महीने में मर जाएगा इत्यादि। फिर एक वैद्य जी ने मुझे ठीक किया और वैद्य जी ने बोला मेरे भाई साहब को सामने बिठा के कि भाई इस पे प्रेशर मत डालना, ये अब पढ़ेगा नहीं। अब मैंने वैद्य जी को बोला, मैंने कहा नहीं मैं तो पढ़ूँगा। अरे कि तेरे पे प्रेशर पड़ेगा। मैंने कहा नहीं परीक्षा के लिए नहीं पढ़ूँगा। मैं पढ़ूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा वही पढ़ूँगा। कि पक्का? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने फिर मेरे भाई साहब की तरफ देखा कि तुम इसको फिर भेजोगे कॉलेज वगैरह, इसका खर्चा उठाओगे? ये तो कह रहा है कि मैं परीक्षा के लिए पढ़ूँगा ही नहीं। भाई साहब ने बोला ये जो करना चाहे, ये बच गया बस इतना काफ़ी है। तो वो मुझे छूट मिल गई थी। तो एमए इंग्लिश तो इसलिए मुझे लगा कि यार ये अंग्रेज़ी काफ़ी पावरफुल चीज़ है, अंग्रेज़ी में बात करो तो काम बन जाता है। और लोग सोचते हैं कि कोई ख़ास ही बात है। तो ऐसा कुछ आकर्षण था। और एक्चुअली तो मैं हिंदी साहित्य से कुछ करना चाह रहा था, पर बीए में हिंदी नहीं थी। तो तब दूसरा मेरा शौक यही था कि अंग्रेजी भी सीखनी है। मैंने सोचा मतलब एमए इंग्लिश करूँगा तो सीख जाऊँगा। तो इसलिए मैंने जॉइन किया था। परीक्षा में भी बैठा शौक के लिए और परीक्षा में मैंने मतलब पूरा मज़ाक उड़ाया। जो जिस तरीके से लोग याद करते हैं प्रश्नों के उत्तर ये, तो मैं तो कबीरदास, तुलसीदास जो रेलेवेंट हो, सब कोट कर देता था। अब उसका पता नहीं क्या असर हुआ कि मैं टॉप, यूनिवर्सिटी टॉप, सबसे ज़्यादा नंबर मेरे। मैं भी बहुत हैरान और लोगों ने भी बोला कि ये तो ऊट-पटांग चीज़ें पढ़ता रहता था, ये इसके कैसे नंबर आ गए? सेमी प्रीवियस में भी, फाइनल में भी। अब नंबर बहुत ज़्यादा थे, तो एक दिन मेरा दोस्त आया कि एक कॉलेज था, उस शहर में 3-4 कॉलेज थे। तो एक जगह वैकेंसी निकली हुई थी इंग्लिश लेक्चरर की, वो बीए था उस कॉलेज में, कि तू भी कर दे अप्लाई। मैंने कहा मुझे ले लेंगे। अरे तेरे के तो नंबर बहुत ज़्यादा हैं, वो सबसे ज़्यादा हैं एमए में। खैर मैंने अप्लाई किया और उन्होंने सेलेक्ट भी कर लिया। पर वो काम मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे बहुत प्रेशर लगा और आर्टिफ़िशियल माहौल, पढ़ाई के लिए कोई आता नहीं वहाँ, पॉलिटिक्स बहुत चलती है। प्रोफ़ेसर्स भी उनके बीच में भी वही पॉलिटिक्स और कॉलेज में विद्यार्थियों के बीच भी सब और चीज़ें। तो मैं बहुत परेशान रहा। फिर भी 2 साल मैंने वो काम किया, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ये नहीं करना। इंग्लिश मेरा ये था कि अंग्रेज़ी पढ़ाने से मेरी अंग्रेज़ी और अच्छी हो जाएगी। तो मैंने कहा यही काम करना है, मैं अपना इंस्टीट्यूट खोलूँगा। तो मैंने एडवांस्ड इंग्लिश कोचिंग सेंटर ऐसे नाम से अ, एक खोल दिया, कोचिंग सेंटर खोल दिया और उसमें एमए इंग्लिश वाले आ गए, क्योंकि नाम था एडवांस्ड इंग्लिश। ये सोच के मैंने नहीं रखा था,
पर एमए इंग्लिश वाले 21 विद्यार्थी आ गए, बस वही उन्हीं को पढ़ाया मैंने पहले साल। तो मेरी रिटन इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो गई। उसके बाद फिर एक ग्रुप रात को आने लगा मेरे पास प्रोफ़ेशनल्स का, कोई बैंक मैनेजर, कोई बड़े-बड़े लोग, कि अंग्रेज़ी बोलने की प्रैक्टिस की इस शहर में हो नहीं पाती, तो एक की स्पोकन इंग्लिश की क्लास करेंगे। तो उससे मैं सीखा, मैं बहुत प्रैक्टिस करता था क्योंकि उन लोगों की अंग्रेज़ी मेरे से अच्छी थी, ये बोलने वाली अंग्रेज़ी। बोलने में हिचकिचाहट होती थी। तो उस क्लास से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं थोड़ा प्रैक्टिस पहले भी कर लेता था कि आज ये वाला सब्जेक्ट लेंगे और ऐसे-ऐसे करेंगे। तो वो था और उसके बाद फिर वही दिशा बनती गई, फिर मैं शांति निकेतन चला गया और शांति निकेतन में बंगला भाषा सीखी, फिर टैगोर जी के बहुत सारे गीत सीखे, गाने का भी शौक था और उसके बाद ऋषि वैली मैं इसलिए जाना चाहता था कि जे कृष्णमूर्ति जी आने वाले थे। 85 की बात है, मुझे पता चला कि ये जे कृष्णमूर्ति जी ज़िंदा हैं। मैं उनकी 1-2 किताबें पढ़ चुका था। तो मुझे ये पता नहीं था कि ये आदमी ज़िंदा है कि नहीं। किसी ने बताया कि ये भारत में तो बहुत कम रहते हैं, हैं दक्षिण भारत के, लेकिन भारत में कभी-कभी आते हैं, इनके स्कूल हैं। तो ख़ैर लंबी कहानी है, लेकिन मैं ऋषि वैली स्कूल चला गया, उन्होंने ले भी लिया। तो वहाँ फिर काफ़ी सीरियस तैयारी करनी पड़ी क्लास के लिए, क्योंकि मेरी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी थी नहीं जितनी कि विद्यार्थियों की थी। वो सब ऐसी बैकग्राउंड के बच्चे थे, बहुत हाई-फ़ाई और ऐसे ही टीचर्स भी। तो ये सब हुआ ऋषि वैली में मुझे ये आइडिया आया कि ये जो शिक्षा यहाँ हो रही है, अच्छी है, लेकिन इससे भी थोड़ा अच्छी हो सकती है। और मुझे लगा कि मुझे कुछ साथी मिल जाएँ, तो गरीब बच्चों के लिए कुछ-कुछ दिमाग में आता था कि ऐसे, ऐसे, ऐसे किया जा सकता है। तो फिर वो विचार बार-बार आने लगा कि कहीं मौका मिले, तो मुझे ये करना चाहिए। तो ख़ैर कहानी लंबी है, लेकिन यहाँ जब मौका मिला, तो जो-जो मैं चाह रहा था कि फ्रीडम हो और नई-नई विधियाँ जो दिमाग में आती हैं, वो करने दें, वहाँ कोई ऐसे लोग ना हों जो बोलें कि भई ये नहीं करना, ये करना है। और तो प्रार्थना किस तरीके से करेंगे? मैंने कहा ये खड़े होके हम नहीं करेंगे, हम बैठेंगे आराम से जूते उतार के, वो पवित्र जगह होनी चाहिए जहाँ प्रार्थना की जाए। तो जूते पहन के कैसे प्रार्थना हो सकती है? और ऋषि वैली में भी बैठ के करते थे, शांति निकेतन में भी बैठ के करते थे, वो भी देखा हुआ था मैंने। तो जो-जो अच्छी चीज़ें मैंने शांति निकेतन में सीखी, कुछ-कुछ ऋषि वैली में मैंने केवल ये सीखा कि जो ये लाखों रुपए फ़ीस लेके यहाँ काम हो रहा है, ये बिल्कुल गरीब बच्चों के लिए जो कुछ नहीं दे सकते, उनके लिए भी किया जा सकता है। और कृष्ण जी बोलते थे, "आप अच्छा काम करोगे, तो संसाधन अपने आप आ जाएँगे।" ये भी मेरे दिमाग में था कि अगर हम अच्छा काम करेंगे, तो चलेगा वो। जो भी संसाधन चाहिए वो आ जाएँगे और वही हुआ भी यहाँ। तो ब्रीफ़ली तो ये कहानी है, पर इसमें इसमें से जो संदेश हम ले सकते हैं वो ये है कि जो पैशन है आपके अंदर आपके अंदर जो बहुत तीव्र ललक है, वो असली चीज़ है और उसको फ़ॉलो करो। किसी भाई साहब ने अभी कल एक कमेंट में पूछा कि ये ज़रूरी है कि कोई बड़ी नौकरी मिले, कोई बड़ा पद मिले और तभी हम माने कि ज़िंदगी ठीक चल रही है। भई बिल्कुल नहीं है ज़रूरी, मैंने तो छोड़ा। मैंने प्रोफ़ेसर बोलते थे, मतलब लेक्चरशिप की जॉब थी पर लोग प्रोफ़ेसर बोलते थे।
उनको फ़र्क नहीं पता होता। प्रोफ़ेसर थोड़ा-सा एक सीढ़ी आगे की है, पर तो उससे तो आदमी बहक सकता है ना, मैं प्रोफ़ेसर बन गया, इतनी रिस्पेक्ट हो रही है। मैंने तो छोड़ा वो, क्योंकि उसमें मुझे बंधन लगा। मुझे गाइडेंस मिलती थी, मेरे अंदर जो शौक है, मैं क्या करना चाहता हूँ। ऐसा मैं क्या करूँ कि मेरा दिल अ, उसमें लगे, उसमें प्रफुल्लित हो। और बाद-बाद में तब एक और डायमेंशन जुड़ा कि उससे भला भी हो किसी का, हो सके तो। पहली बात कि मेरा दिल लगना चाहिए, मैं जो करना चाहता हूँ, वो कर सकूँ। और तब दूसरी बात कि उससे किसी और का भी भला हो, तब तो बात ही क्या है। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई यहाँ। ये एपीवी में जो प्रयोग है, यहाँ मुझे पता चला कि अ, मेरे सारे शौक यहाँ पूरे हो सकते हैं। जैसे संगीत का शौक, गाने का भी, गाने बनाने का भी, और मेडिटेशन का अभ्यास, ये मेरे लिए प्रायोरिटी हो गया था। तो मैंने देखा कि ये भी हो सकता है। खुद भी मैं मेडिटेशन कर सकता हूँ, टीचर्स भी कर सकते हैं, और बच्चों को भी सिखाएँगे, शायद वो भी कर लेंगे, और वो सफल हुआ। तो संगीत है, ध्यान है, नाटक में मेरी बहुत रुचि थी। तो चीज़ों को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, पढ़ाने के प्रोसेस में कैसे इन सब चीज़ों को सहायक बनाया जाए। तो ये मुझे लगा कि ये नई चीज़ थी यहाँ, और इससे फिर सब चीज़ों से जुड़ती गई। जैसे नाटक का शौक था मुझे, तो नाटक का उपयोग मैं करने लगा, हिंदी भी सिखाने के लिए और अंग्रेज़ी भी। फिर नाटक के का मीनिंग बदलता गया, केजी वालों के लिए क्या नाटक होगा? तो केजी वालों के लिए ये होगा कि भई वो हाथ में मान लीजिए सेब है, असेंबली में प्रेज़ेंटेशन है, आई लाइक एप्पल, उसके लिए नाटक है। या सिर्फ़ नाम बता दें, माय नेम इज़ रुचि, ये भी नाटक है। मतलब लोगों के सामने आकर के कुछ बोलना, कुछ प्रेज़ेंट करना, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चों का, और भाषा भी सीखते हैं धीरे-धीरे। बड़ी क्लास में कोई अच्छा वाला नाटक जिसमें तो इतिहास है, भूगोल है, विज्ञान है, सब चीज़ों के हमने नाटक बना दिए। तो ये यात्रा रही, और इसमें कई कमेंट्स आते हैं, दिल नहीं लगता, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कई बार फेल हो गए, भई क्यों कर रहे हो उसको? आप क्या करना चाहते हो? तो कई लोग बोलते हैं मजबूरी है जी, घरवाले ये कहते हैं, वो कहते हैं। तो इसी से तो डिप्रेशन आता है। जो मानसिक रोग हैं, उसके पीछे यही है, या तो घर का प्रेशर झेलते-झेलते कुछ कर ही नहीं पा रहे, या आपने गलत आदतें डाल दी, बहुत ज़्यादा स्मार्टफ़ोन का उपयोग कर रहे हो, या कुछ और चीज़ें। तो ये तो भई आपको अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। आप क्या करना चाहते हो? कल मर जाओगे, बहुत छोटी ज़िंदगी है। अब माता-पिता तो इसलिए बोलते हैं ना, वो खुद डरे हुए हैं। माता-पिता अपने बच्चे को बोलें, बेटा तू जो मर्ज़ी कर, वैसे कुछ होते हैं। तो अंत में मैं ये छोटी-सी कहानी सुना देता हूँ आपको कि ऐसे भी माता-पिता होते हैं, जो बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार हैं कि बेटा तू जो करना चाहता कर। तो बहुत साल पहले 2007 के आस-पास हमें अपने सॉन्ग्स रिकॉर्ड करने थे। एक टीचर्स ट्रेनिंग हमने किया, और उसका एक कंपोनेंट ये था कि आप हमको मतलब 600-700 के आसपास डीवीडी बना के देंगे, उस ज़माने में डीवीडी होता था, और उसमें करीब 30 सॉन्ग्स थे उस समय तक जो बने थे, कि वो आप रिकॉर्ड करके देंगे। तो हमें पता नहीं था रिकॉर्ड कैसे करें, कहाँ जाएँ? मैंने किसी से पता किया कि दिल्ली जाना पड़ेगा, और वहाँ मतलब 1 दिन, 2 दिन, 30 बोल रहे हो आप तो 2 दिन भी लग सकते हैं। मैंने कहा यार इतना ज़्यादा खर्चा, इतना पैसा तो हमें मिल भी नहीं रहा था उसके लिए। तो एक सन्यासी हमारे जानकार थे, उन्होंने फ़ोन किया ऋषिकेश से कि मैं आना चाहता हूँ 1 दिन के लिए, अब मेरे साथ एक और सन्यासी भी है, हम आ जाएँ? मैंने कहा आ जाओ।
तो वो आए, तो ये बात चल रही थी रिकॉर्डिंग की, तो इस सन्यासी ने कहा जो हमारा दोस्त था कि मेरे गुरुजी का एक रिकॉर्डिंग मशीन है, जूक बॉक्स बोलते थे, वो मैं लेके आऊँगा और रिकॉर्ड हो जाएगा। और ये एडिटिंग ये कर देगा मेरा दोस्त। तो आगे साहब, तो दोस्त का नाम जिसको साथ लाया था, वो कंप्यूटर इंजीनियर था। और न उसमें मतलब ये ख़ासकर साउंड साउंड का एडिटिंग वग़ैरह-वग़ैरह, उसने अपनी कहानी सुनाई। अभी 22-23 साल का था। तो हमने कहा तुम अभी से बन गए स्वामी? उसने बोला कि मेरी अभिरुचि थी पहले से भी, और जब मैं 12-13 साल का था तो तब मेरे माता-पिता ने बोल दिया था कि बेटा पहले तो तू ऐसी पढ़ाई कर कि तुझे कभी पैसे की ज़रूरत पड़े तो तू कमा सके। तो कि मैंने बीए वग़ैरह किया, उसके बाद कंप्यूटर्स करने लगा। कंप्यूटर में उसका दिमाग बहुत बढ़िया, तो कंप्यूटर कोर्स करके वो समझ गया। उसने अपने माता-पिता को बोला कि अ, मैं इससे कभी भी पैसा कमा सकता हूँ, जब चाहिए होगा। तो माता-पिता ने बोला ठीक है बेटा, अब तू जा। तू अपनी साधना कर, तू अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर, कुछ भी जो भी जिस भी मार्ग से, और अब हमारी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी देखभाल खुद करेंगे और मिलने आने की भी ज़रूरत नहीं है। कभी इधर से गुज़रना हो इस शहर से और तुम्हारा मन करे, तो क्या अब इसका मतलब ये नहीं हमें तुमसे प्यार नहीं है, लेकिन हम बाधा नहीं बनना चाहते। तो तुम्हारा मन करे कभी हाय हेलो बोलने के लिए आ जाना, लेकिन हमारी बिल्कुल चिंता मत कर। और कोई समृद्ध लोग नहीं थे, गरीब लोग थे। तो माता-पिता ने बोला कि हमारा गुज़ारा जैसे पहले से चल रहा है, राशन पानी इत्यादि, छोटा-सा अपना मकान भी था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू जा बेटा। और उन्होंने उसको छोड़ दिया अपने बेटे को। और ऐसे पेरेंट्स और भी होते होंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स आपको छोड़ेंगे नहीं, आप ही को कुछ करना पड़ेगा। तो मैं तो वही काफ़ी टाइम गुमनाम रहा इसी चक्कर में कि लोग मुझे पकड़ देंगे, मेरी शादी कर देंगे, और तब भागना तो मुझे फिर भी है। तो किसी का फिर बुरा कर दो, अब जिससे आपने शादी की, तो उससे पहले ही, तो जब मैं काफ़ी टाइम गुमनाम रहा, उसके बाद मैंने बोला कि अब मैं आपको मिलने आ सकता हूँ, लेकिन दोबारा तुमने प्रेशर डाला, मैं कभी नहीं आऊँगा। तो तब से मुझे छूट मिलनी शुरू हुई कि अच्छा भाई तेरे पे प्रेशर नहीं डालेंगे, तू जो मर्ज़ी कर, लेकिन कभी-कभी आ जा मिलने के लिए। तो कुछ स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना। ज़िंदगी में रस चाहिए, और रस मिलता है जब आप किसी के लिए भी कुछ अच्छा कर रहे हो। अगर ये आपकी पकड़ में आ जाए चाबी कि आपके अंदर के जो-जो शौक हैं, क्रिएटिविटी है, उसमें क्रिएटिविटी बहुत अ, मतलब मेन चीज़ है, उनको पूरा करते हुए और आप किसी और की भी भलाई कर पा रहे हो, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा, और आपको लगेगा मैं ठीक से जी रहा हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है कि मैं मीनिंगफुल ज़िंदगी जी रहा हूँ। फिर आप दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हो। आप बात तब है ना कि आप तो ऐसे जिएँ कि आप खुश हैं, और आप दूसरे के लिए भी कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, और उसका घमंड नहीं है आपको। बहुत सिंपल, क्योंकि आपको पता है कोई बड़ी पावर करवा रही है, क्योंकि आप आध्यात्मिक भी हैं, और अब आप दे पा रहे हैं कुछ समाज को, किसी को। इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन सबसे बड़ी चीज़ है जो आप दे सकते हो, प्रेरणा। तो मेरी सलाह तो ये है भाई, ढूँढो क्या करना चाहते हो, ज़िंदगी बहुत छोटी है, ऐसे घुट-घुट के जी के, ऐसे मर-मर के जी के, ना तो आपका फ़ायदा है। जहाँ जाओगे उदासी फैलाओगे, फ़ायदा क्या है? तो जहाँ जाओ खुशबू फैलाओ, जहाँ जाओ उत्साह बढ़े, तब तो बात हुई।